बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुम्मा 26 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें और बहुत इंपॉर्टेंट माहदे जो कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुए। अच्छा, यूरोप, मशरिक़ वुस्ता और एशिया ओवरऑल सूरत हाल पर बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है इंटरनेशनल एरिना के अंदर। ये जो सूरत हाल है ये आपने मुकम्मल सुनने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि दुनिया क्या करवट लेती हुई आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, इनकी डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात के चर्चे ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया तो भरा पड़ा है। कंपेयर कंट्रास्ट भी किया जा रहा है और प्रोटोकॉल की बातें भी की जा रही हैं कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड लेवल का प्रोटोकॉल। और मैं आपको बता दूं कि कुछ यार दोस्त हैं वहां पर अमेरिका के अंदर जिन्होंने इस दौरे को कवर भी किया, तो उनके मुताबिक भी ऐसा प्रोटोकॉल था कि ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल का प्रोटोकॉल था। बाय फार ये बेस्ट प्रोटोकॉल था जो पाकिस्तान के किसी भी लीडर को अमेरिका की जानिब से दिया गया। अब इसकी वजह क्या थी? जाहिर है कि ये इन कैमरा मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस हुआ वो कैमरे के ऊपर भी नहीं आया, खबरों की सूरत में भी बाहर नहीं आया, क्योंकि ये इन कैमरा मीटिंग थी, मीडिया को नहीं बुलाया गया था। और रिपोर्टेडली पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा हुआ कि मीडिया को नहीं बुलाया गया। कुछ भी वजह हो सकती है। जाहिर है कि वहां पर अगर सहाफ़ी होते तो पाकिस्तान और भारत के सहाफ़ी भी होते और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन से मुतल्लिक भी सवालात किए जाते। और दूसरा, कुछ जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उन पर इस मीटिंग के अंदर बात हुई है। तो ये वजह थी कि इन कैमरा ये मीटिंग हुई, यानी कि मीडिया को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया था। हालांकि इससे चंद घंटों कबल तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, या फिर जिस भी लीडर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होती है तो अराइवल से लेकर मीटिंग तक आपको मालूम है कि वो ऑन कैमरा सारा कुछ हो रहा होता है। लेकिन ये इन कैमरा था तो इस तरह से खबरें बाहर नहीं आई। जो प्रेस रिलीज जारी की गई पाकिस्तान की जानिब से, व्हाइट हाउस की जानिब से, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस मुलाकात की प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की गई। पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज जारी की तो पाकिस्तान ने यह कहा कि जी तिजारत, कारोबार, कुछ माइनिंग वगैरह। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की अमन के लिए एशिया से लेकर मशरिक़ वुस्ता के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन की काविशों को शहबाज शरीफ की जानिब से सराहा गया। फिर जो रीजन की सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर भी इस मुलाकात के अंदर तबादला ख्याल किया गया। ये पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसकी तफसीलात मैं आपको बता रहा हूँ। अब अंदर खाने खबरें क्या हैं कि क्या इन दोनों के दरमियान, इन तीनों के दरमियान क्या डिस्कस हुआ होगा। सबसे पहले बात की जा रही है अफगानिस्तान की। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेकर जिस तरह की स्टेटमेंट जारी की, तालिबान का उस पर जो रद्द अमल सामने आया, तो अमेरिका जो है जाहिर है कि पाकिस्तान की जानिब देख रहा है। तो हो सकता है कि इस मामले पर जो अफगानिस्तान वाला मामला है उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, तो इस पर इस मीटिंग के अंदर बात हुई होगी। रीजन की सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो मुश्तरका कोशिशें हैं उन पर बात हो रही है इस मुलाकात के अंदर। तो जाहिर है कि अफगानिस्तान का जो मामला है, जो बगराम एयरबेस का मामला है, वो भी डिस्कस हुआ होगा। पाकिस्तान ने इस मामले पर क्या लाइन ली होगी, ये सवाल आपके जहन में भी होगा। नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, एक और मैं मीटिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लेंगे। ये भी न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के साइडलाइंस पर पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अफगानिस्तान के मामले पर ये मीटिंग भी की है और इसमें दस्तखत भी किए गए हैं। और ये कहा गया इन चारों ममालिक की जानिब से कि अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन और अफगानिस्तान के ऊपर से सैंक्शंस वगैरह हटाई जाएं और अफगानिस्तान के अंदर कोई भी फॉरेन जो बूट्स हैं, जो मिलिट्री प्रेजेंस है, उसके खिलाफ इन चारों ममालिक ने बात की है। अब इन चारों ममालिक की जानिब से था कौन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया की जानिब से सरगे लावरोव, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, चाइना की जानिब से नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान, ईरान की जानिब से अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तान की जानिब से उमर सिद्दीक, ये सफारतकार हैं जो कि इतने प्रोमिनेंट नहीं है। जाहिर है कि यहाँ पर ना वजीर खारजा इसहाक डार थे, ना कोई और प्रोमिनेंट ऑफिशियल था। तो पाकिस्तान ने यूं कह ले कि हाजिरी की हद तक ये जो अफगानिस्तान के मामले को लेकर जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो मीटिंग हुई इन चारों ममालिक के दरमियान, तो हाजिरी की हद तक पाकिस्तान में यहाँ पर प्रेजेंस थी पाकिस्तान की, लेकिन प्रोमिनेंट प्रेजेंस नहीं थी। तो इससे भी बहुत बड़ा मैसेज आता है कि आप किस लेवल पर किस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
تو ظاہر ہے کہ افغانستان کا ایشو یہاں پر اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوا ہوگا. آنے والے چند گھنٹوں میں یہ خبروں کی صورت میں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کیمرے کے سامنے آئے گا تو بہت کچھ وہ خود بھی اگل دیتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو معلوم ہے. پھر دوسرا ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے، اسرائیل کو لے کر تو ایک سیپریٹ میٹنگ بھی کی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پرومیننٹ مسلم کنٹریز ہیں. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور پاکستان کا جو رول ہے وہ موجودہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو انٹرنیشنل ارینا کے اندر جو بھی صورتحال ہے، بھارت کے حملے کے بعد، پاکستان اور سعودی عربیہ کے معاہدے کے بعد، اور قطر کے اوپر اسرائیل کے حملے کے بعد، اور افغانستان والے معاملے کے بعد، پاکستان بڑا پرومیننٹ رول پاکستان کا نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل ارینا کے اندر. اور یہی وجہ تھی کہ یہ جو میٹنگ ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کس کس کو بلایا؟ اردن اور مصر کو بلایا، سعودی عربیہ، قطر اور متحدہ عرب امارات کو بلایا. تو یہ تو پانچوں آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے بہت کلوز الائز ہیں. ان کے علاوہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کو نہ صرف بلایا بلکہ اپنے ساتھ بٹھایا، کیونکہ نیٹو کا ممبر کنٹری ہے ترکیہ، اور ترکیہ جو ہے وہ امریکہ کا بڑا کلوز ایلائی ہے. اور ان کے علاوہ انڈونیشیا تھا جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑا مسلم ملک ہے، اور پاکستان تھا جو کہ طاقت کے حساب سے دنیا کے سب سے بڑا مسلم ملک ہے. تو ان کو بلا کر اسرائیل غزہ جنگ بندی کا معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈسکس کیا ان تمام کے تمام مسلم لیڈرز کے ساتھ. اور یہاں پر ظاہر ہے کہ سیپریٹلی اسرائیل کا معاملہ بھی اور ایران کا معاملہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف اور عاصم منیر کے درمیان ڈسکس ہوا ہوگا. لازمی طور پر یہ جو اسرائیل اور ایران ایشو ہے، یہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈکشنری میں یا تو غزہ کا معاملہ یا پھر روس کا معاملہ، اور یہ جلدی جلدی اس کو بند کرنا چاہتے ہیں. ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے اوول آفس کے اندر اسرائیل کو لے کر، جس نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ مغربی کنارہ جو ویسٹ بینک ہے اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہوگا اور غزہ پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہوگا، کوئی ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوگا، کوئی جو ہے مسئلہ فلسطین وہ حل نہیں ہوگا، یروشلم بھی ہمارا، یہ سرزمین بھی ہماری. اس طرح کی باتیں نیتن یاہو کی جانب سے آپ کو معلوم ہے کہ کی جا رہی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے جب صحافی نے سوال پوچھا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹورڈز اسرائیل یہ جو ٹون ہے یہ بڑی ریئر ہوتی ہے. یہ سنیں اس کے بعد بات کریں. I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? Yes, please. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے کہا کہ انف از انف، بہت ہو چکی جنگ، اب یہ جنگ بند ہوگی اسرائیل ویسٹ بینک پر، میں اسرائیل کو قبضہ نہیں کرنے دوں گا. بیان تو بہت بڑا ہے، لیکن کیا آپ اس بیان کو مانتے ہیں کہ امریکہ کے صدر جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے بھی؟ اسپیشلی اسرائیل کو لے کر امریکہ کے صدر کی ہمت ہے کہ اسرائیل کو لے کر کوئی بات جو ہے وہ اپنی منوا سکے گی امریکہ کے صدر؟ ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا اگر اس کی پپٹ ہے تو یہ اسرائیل کا پپٹ ہے. اور اس نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے جب ملاقات کی تو صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا، فرانس نے جو ریکوگنائز کیا فلسطین کو، تو فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ دی، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے میکرون کے ساتھ وہیں پر بحث سٹارٹ کر دی. ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس لیول تک آ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے تو پوری زندگی اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے اور میں آگے بھی یہی کرتا رہوں گا. تو یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے بلکہ کوئی بھی امریکی صدر ہو، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی امریکی عہدیدار جو کہ اوول آفس کے اندر بیٹھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی فورن پالیسی جو ہے وہ تبدیل نہیں کرے گا ٹورڈز اسرائیل. جو بھی اس کی پالیسی ہے وہ تبدیل ٹس سے مس نہیں ہوگی. ایون کہ جو بائیڈن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا اگر دور دیکھیں اور ان کو کمپیئر کریں تو 90% فرق ہے، لیکن جو 10% کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی تو وہ ان کی اسرائیل پالیسی کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو باتیں ہیں کہ میں اسرائیل کو ایسا نہیں کرنے دوں گا اور ویسا نہیں کرنے دوں گا، تو آپ نے ان کو سیریس نہیں لینا. ہاں اگر اس طرح کا ماحول کے مشرق وسطیٰ کے اندر بنا سکے، اسرائیل کے لیے ایک باغ بنا دے مشرق وسطیٰ کو، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو اس کی جانب سے کہا جائے کہ جناب ہم نے دیکھو تمہارے لیے کتنا سازگار مشرق وسطیٰ بنا کر ٹرے کے اندر رکھ کر تمہارے آگے تمام کے تمام جو مشرق وسطیٰ کے لیڈرز ہیں ان کو پیش کر دیا ہے، سارے تمہارے غلام ہیں، تو اب تم آزادی سے رہو. تو یہ ماحول اگر اس نے مشرق وسطیٰ کے اندر بنا کر دے دیا اسرائیل کو تو پھر تو اسرائیل مان جائے گا. ورنہ اسرائیل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کا ماحول بنانا چاہتا ہے. اور سٹیپ بائی سٹیپ امریکہ اور اسرائیل، چاہے لبنان کی مثال آپ کے سامنے ہے یا پھر شام کی مثال آپ کے سامنے ہے. اچھا، ترکیہ کے صدر سے جب ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات کر رہے تھے تو بڑا امپورٹنٹ بیان ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا.
तुर्किया को लेकर तुर्किया के शाम के अंदर जो कुछ हुआ, जो अहमद अल-शर्रा की हुकूमत आई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया के सदर को कहा कि ये सब कुछ तुर्किया ने ही किया है और तुर्किया की फतह है, तुर्किया को क्रेडिट जाता है और तुर्किया को इस फतह का क्रेडिट लेना चाहिए। मैंने कई मरतबा एर्दोगान को कहा, लेकिन ये क्रेडिट लेने से पता नहीं क्यों घबराता है। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Well, I think President Erdogan is the one responsible for Syria, for the successful fight in ridding Syria of its past leader. And I think this man is responsible. He doesn't take the responsibility, but it's actually a great achievement. They've been trying to do it for 2,000 years. I said, he does it. He did it. I mean, they're your surrogates. I think you should take the credit for it. I told him, take the credit. For 2,000 years, you've been trying to take over Syria. He took over Syria, and he doesn't want to take the credit. You know, all of those people are his surrogates. But the leader of Syria, the new leader, as you know, I took sanctions off in order to let them breathe because the sanctions were very strong. But I think we should have a major announcement today. He was responsible for that victory. It was a victory for Turkey because they've been fighting, as you know, for like 1,000 years. And it never went, you know, it was back and forth, but he's responsible for that. So he would have a lot to say with respect to Syria. But at his request, I took, and the request also of the King of Saudi Arabia, it's very interesting, and Qatar, they said if you could take the sanctions. We had very strong sanctions. I don't think they couldn't have lived with those sanctions, and I took them off. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने तुर्किया के सदर की गैर मौजूदगी में या फिर जो शाम वाली एपिसोड हुई, इसके बाद मुतअद्दिद मरतबा ये बयान तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, लेकिन ये पहली मरतबा था कि तुर्किया के सदर की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट तुर्किया के सदर को दिया कि जो HTS ने जो कुछ किया और बशार अल असद की हुकूमत को जिस तरह से हटाया और जिस वक्त में हटाया, तो वो क्रेडिट जो है वो इसने तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को दिया कि ये तो 2000 साल से इंतजार कर रहा था शाम को कंट्रोल करने का और आखिर इसने कंट्रोल कर लिया। जो ट्रांसलेटर है वो तुर्किया के सदर के कान में बता भी रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बात कर रहा है, लेकिन तुर्किया के सदर ने ना रोका ना टोका, ना इस बात का कोई तुर्किया के सदर ने जवाब दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बता दिया कि सऊदी अरेबिया से पहले तुर्किया ने रिक्वेस्ट की थी कि शाम पर से सैंक्शंस वगैरह हटा दी जाएं, और अब जो मज़ाकरात हो रहे हैं शाम के लीडर अहमद अल-शर्रा और इसराइल के ऑफिशियल्स के दरमियान, तो उसमें भी दरमियान में अमेरिका, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, ये सारे कंट्रीज शामिल हैं। और ऐसा मशरिक वुस्ता अगर डोनाल्ड ट्रंप बना देता है इसराइल को, या फिर ये मिलकर इस तरह का मशरिक वुस्ता बना लेते हैं, तो फिर उस मशरिक वुस्ता के अंदर एक बॉस की तरह तो इसराइल रह सकता है। लेकिन अभी भी एक रुकावट तो है, और वो आपको मालूम है कि वो रुकावट है ईरान। और ईरान के खिलाफ ये इस तरह के इक़दामात आज करने लगे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास इसी वजह से रशिया और चाइना की जानिब से बुलाया गया, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं, अमेरिका और अमेरिका के जो गुलाम परमानेंट 5 मेंबर कंट्रीज जो हैं, इनमें जो अमेरिका के गुलाम हैं फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी वगैरह, ये ईरान के ऊपर सैंक्शंस आयद करने लगे हैं, बड़ी सख्त किस्म की सैंक्शंस आयद करने लगे हैं कि ये जी JCPOA के खिलाफ इक़दामात उठा रहा है। अब जो JCPOA से बाहर निकला था, जो अमेरिका था, उसके खिलाफ तो आपको मालूम है कि इनकी बोलने की हिम्मत और जुर्रत कोई नहीं है। तो ये सैंक्शंस आयद करने लगे हैं ईरान के ऊपर कि आप यूरेनियम की अफजूदगी 60% तक ले गए। आयतुल्लाह अली खामेनी ने अभी रिसेंटली UNGA का सेशन चल रहा था, ईरान के सदर की तकरीर चल रही थी, ईरान के सदर ने UNGA से अपने खिताब के अंदर ये कहा पूरी दुनिया को कि ईरान जोरी हथियार नहीं बनाना चाहता, ईरान एटमी मिसाइल नहीं बनाना चाहता। लेकिन आयतुल्लाह अली खामेनी ने भी इसी तरह की बात की कि जोरी हथियार नहीं बनाएंगे। आयतुल्लाह अली खामेनी का तो फतवा भी है, एटमी बम बनाने के खिलाफ फतवा है, लेकिन आयतुल्लाह अली खामेनी ने यह जरूर कहा कि यूरेनियम की अफजूदगी हम 60% तक ले गए हैं। तो इस बात पर ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिका वगैरह बहुत ज़्यादा सैंक्शंस आयद करने लगे हैं ईरान पर। तो चाइना और रशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया है कि इन सैंक्शंस को 6 महीने के लिए डिले कर दो, और 6 महीने जो है वो मज़ाकरात जारी रहने चाहिए ईरान के साथ। कहा यह जा रहा है कि ये जो चाइना और रशिया की दरख्वास्त है, जो करारदाद है, ये मंजूर नहीं होगी, वीटो कर दिया जाएगा अमेरिका की जानिब से या फ्रांस या बरतानिया वगैरह की जानिब से, और ये कोई नहीं डिले करेंगे, ईरान के ऊपर ये सैंक्शंस आयद करेंगे। और अगर इन्होंने थोड़ी सी भी ईरान को रिलैक्सेशन दी या डिले किया तो जाहिर है कि नेतन्याहू नाराज हो जाएगा। आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से नेतन्याहू ने खिताब भी करना है, तो यहाँ पर ये ईरान के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, सैंक्शंस भी आयद कर रहे हैं, ईरान के जो मिसाइल सिटीज़ हैं
वो भी इन सैंक्शंस के अंदर उन मिसाइल सिटीज को भी शामिल किया गया है, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह को भी शामिल किया गया है, और ईरान की जो पर्सनैलिटीज हैं, जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, उनको भी शामिल किया गया है। तो ये मंजूर नहीं होगी। जो दरख्वास्त चाइना और रशिया की जानिब से मंजूर की गई, तो टेढ़ी उंगली से रशिया ने अब घी निकालना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा मुआहिदा तय हुआ ईरान और रूस के दरमियान, 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का मुआहिदा, $25 अरब का ये मुआहिदा है जो कि रशिया और ईरान साइन कर चुके हैं। जाहिर है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को बहुत पहले ये पैगाम दिया था कि अगर तुम मेरे खिलाफ इस तरह के इकदाम करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ इस तरह के इकदाम करूंगा, अगर तुम यूरोप को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो मैं मशरिक वस्ता को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। तो ये जो बड़ी पावर्स हैं, ये इनकी जंग चल रही है, और ये बड़ी जंग की ये इस तरह से लगता है कि ये तैयारी कर रहे हैं। ना सिर्फ यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, मशरिक वस्ता के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, एशिया के अंदर अब अफगानिस्तान के मामले को लेकर, पहले चाइना के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, और ये ब्लॉक्स बन रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट ब्लॉक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये ब्लॉक्स जो हैं वो आने वाले चंद दिनों, आने वाले चंद महीनों, या हो सकता है कि आने वाले चंद सालों तो नहीं लगेंगे। ये जो मगरिब से मशरिक की तरफ पावर का शिफ्ट है, ये महीनों का गेम रह गया है, और ये मगरबी ताकतें, आपको मालूम है कि ये आखिरी कोशिशें कर रही हैं, कुछ कंट्रीज़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है कि चाइना के ऊपर नज़र रखेंगे, और कुछ कंट्रीज़ को कुछ कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जैसे यूरोप को रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अपनी लाइन जो है वो बिल्कुल तब्दील कर ली है रशिया को लेकर। और मशरिक वस्ता का जो मामला है, तो ये अरब कंट्रीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ को अमेरिका अपने ब्लॉक में शामिल करके इसराइल को तस्लीम करवाने से लेकर ईरान के खिलाफ सैंक्शंस आयद करने तक बहुत ज़्यादा एक ग्रेट गेम, एक बड़ा गेम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ये गेम जो है वो एक बड़ी जंग का सबब भी बन सकता है, जिस तरह की सूरत हाल मैंने आपको बताई। अच्छा, जो मुआहिदा है जो रशिया और ईरान के दरमियान तय पाया, या फिर ये जो मीटिंग हुई रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान ने जिस तरह का एक बात की है, एक मुतालबा किया अमेरिका से, जो मुतालबा अमेरिका के सामने रखा गया, और चाइना और रशिया की जानिब से जो ईरान रिलेटेड मुतालबा रखा जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर, तो इन तीनों मामलात पर नेगेटिव रद्द-ए-अमल ही एक्सपेक्ट करना चाहिए मगरबी ताकतों से। जिस तरह की सूरत हाल है, नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।